वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 4 के बारे में। जानकारी ये है कि यूं तो प्रारंभ 4 की ये जो बैच है ये 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी, यानी कि 30 सितंबर तक ही वैलिड रहेगी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 20 दिसंबर के पहले इनरोल कर रहा है तो उसकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो 4 महीने एडिशनल मिल जाएगी, यानी कि जनवरी 2030 तक की इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। इस बारे में अगर आप कोई और डिटेल चाहते हैं तो या तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या सिंपली इस मेल पर मेल कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा डाउन कर देता हूँ और हम इत्मीनान से टॉपिक समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों अप्रोच किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के तहत कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं वहाँ पर ट्रांसमिशन केबल्स जिनके जरिए बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उन्हें अंडरग्राउंड ही लगाना होगा। इसका कारण यह है क्योंकि अक्सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक प्रकार का पक्षी है वो इन ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो ट्रांसमिशन लाइन से टकरा कर मर जाएं। इसीलिए इस प्रकार का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि राजस्थान गुजरात का एरिया इंडिया की पावर सप्लाई का सोर्स है। अगर वहाँ पर इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो इससे ग्रोथ प्रभावित होगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अप्रोच ऑप्ट करता है। हम बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये बहुत ही हैवी फ्लाइंग बर्ड होती है, काफ़ी भारी होती है। इनका वेट 15 kg तक का हो सकता है। ये ड्राई ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं, चूँकि राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर जो घास के मैदान हैं, सूखे घास के मैदान, वहाँ पर ये अक्सर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पाए जाते हैं, ये भारत के अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं। बट अब ये कह सकते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब ये है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही पाए जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया नहीं आता, बल्कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान और कई अन्य देश भी आते हैं। तो इंडिया में ये बेसिकली राजस्थान में आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी इनकी कुछ संख्या देखने को मिल जाती है। फर्दर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी इनकी संख्या देखी जाती है। इनकी अगर आप विशेषता की बात करें तो ये काफ़ी लंबे पक्षी होते हैं। इनके पैर बहुत लंबे होते हैं और गर्दन लंबी होती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। पैर और गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इनकी जो हाइट है वो काफ़ी सामान्य पक्षियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप देखेंगे 4 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। ऑमनिवर्स होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं, वॉर्म्स, मैमल्स, छोटे छोटे रेप्टाइल्स, उनको खाया करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड में इनकी पॉपुलेशन, जंगलों में, इनके नेचुरल हैबिटेट में इनकी संख्या 150 से भी कम बची है। ऐसी स्थिति में अगर ये ट्रांसमिशन लाइन से टकरा के मर रहे हैं तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है और इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड में काउंट किया जाता है। इसे फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज भी कहा जाता है। फ्लैगशिप कहने का क्या मतलब है? फ्लैगशिप कहने का मतलब ये है कि ये ग्रासलैंड इकोलॉजी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी ग्रासलैंड में है, मतलब वो ग्रासलैंड अपने नेचुरल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखे हुए है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनकी संख्या कम हो रही है, मतलब नेचुरल कैरेक्टर खो रहा है उस ग्रासलैंड का। अक्सर इनकी थ्रेट क्या है? मतलब ये, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन लाइन से टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाता है। इनको कई बार हंट किया जाता है। पाकिस्तान में अभी भी इनकी हंटिंग की जाती है और इनका जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने की वजह से हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है। दैट्स वाई भी इनकी संख्या गिर रही है। इनको बचाने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इनफैक्ट राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जहां पर हम ब्रीडिंग इंक्लोजर्स बना रहे हैं। ऐसी जगहों पर एक ऐसा इंफ्रा डेवलप करेंगे जहां पर ह्यूमन प्रेशर कम हो और उस हैबिटेट में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स खुद को ब्रीड कर सके और अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सकें। फर्दर हमने स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम भी चलाया था। तो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो है उसमें हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा हुआ है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। इसमें जो भी स्पीसीज आती हैं हम उनकी रिकवरी की कोशिश करते हैं। ब्रीडिंग फैसिलिटी के कंजर्वेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान की सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर
एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी पर वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में जैसलमेर में, जो जून 2019 में ही इसे स्टैब्लिश किया जा चुका है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कैप्टिव पॉपुलेशन को डेवलप करना, मतलब हम इनकी पॉपुलेशन को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को वहाँ पे डेवलप करेंगे और जो उनके छोटे बच्चे हैं उन्हें वापस से जंगलों में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो डेवलप कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने 70th मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया है। इसके लिए जो सेरेमनी हुई थी वो इजराइल में हुई थी, वहीं पर उन्हें यह टाइटल दिया गया। ये टाइटल इंडिया को 21 साल बाद दिया गया है। इसके पहले ये टाइटल सन 2000 में लारा दत्ता जी को दिया गया था। मिस यूनिवर्स एक एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, एक टाइटल है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है। ये मोस्ट वॉच्ड पेजेंट वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया भर में जो इसकी सेरेमनी होती है जिसमें जो भी मिस यूनिवर्स होती हैं जिन्हें चूज किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे देखते हैं। जो एस्टिमेटेड ऑडियंस होती है वो 500 मिलियन के आसपास होती है, जो 190 टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं। केवल देश की बात यहाँ नहीं की जा रही है। मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ और मिस यूनिवर्स, ये 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स हैं। जो 70th इसका सेरेमनी थी वो इजराइल के एलिट में हेल्ड की गई थी। बात करते हैं हरनाज संधू जी के बारे में। ये 21 वर्ष की हैं, जो कि पंजाब से आती हैं। इन्हें मिस यूनिवर्स का क्राउन अभी हाल ही में मिला और इसके लिए इन्होंने नादिया फेरेरा जो कि पराग्वे से हैं और लालेला स्वाने जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, उनको पीछे छोड़ा। ये टाइटल 21 साल बाद मिला है, जैसे कि हमने बात की थी। 2000 में लारा दत्ता जी को ये टाइटल मिला था और उसके भी पहले 1994 में सुष्मिता सेन जी को यह टाइटल दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसको इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया। रशिया ने इस पर वीटो लगा दिया और चाइना ने इस पर वोट नहीं किया, एब्सटेन किया। अब बड़ा अजीब है ना, क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया कितना कंसर्न रहता है और फिर भी क्लाइमेट चेंज के किसी इश्यू पर हम अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं। बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज का पूरा रेजोल्यूशन था वो इंडिया के अगेंस्ट में था, या फिर कह लीजिए कि कोई भी ऐसा देश जो डेवलपमेंटल पर्पज से अभी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर रहा है उनके खिलाफ था। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इनफ रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लिए हैं अर्थ के, और जो पोल्यूशन फैलाना था फैला दिया है। राइट नाउ इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का जो यूज कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कई सारे प्रयास होते हैं, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर डेवलप्ड कंट्रीज कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही एक प्रावधान था जिसके तहत जो क्लाइमेट चेंज है उसे इंटरनेशनल थ्रेट के रूप में रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही थी, जिसके बाद निश्चित तौर पर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते, दैट टू विदाउट एनी कंपनसेशन, जिसका इंडिया ने सख्ती से विरोध किया। यूनाइटेड नेशंस चार्टर में 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसका एक हिस्सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। कौन से हैं 6 ऑर्गन्स? एक तो हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा जनरल असेंबली, तीसरा सेक्रेटेरिएट, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवां इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और छठा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी काम नहीं करता। इसका काम यह था कि कोई देश जो किसी कॉलोनियल रूल में हुआ करता था, अब वो आज़ाद हुआ, तो जब तक वो अपनी कमान पूरी तरीके से संभाल न ले तब तक ट्रस्टीशिप काउंसिल उसे एक ट्रस्टी के तौर पे देखता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, गवर्नेंस बेहतर करता था और फिर वहाँ के लोगों को सौंप देता था। तो अब तो कोई ऐसा देश बचा नहीं है, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम भी खत्म हो गया है। वर्तमान में इसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर भी है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 मेंबर्स जो परमानेंट हैं 2000 यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है, मतलब कि 1 साल में 5 कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना जाता है और ये इलेक्शंस हर साल होते हैं 5 देशों के लिए। यह हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में। प्रेसिडेंसी देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हर महीने बदलती रहती है अल्फाबेटिकली, जो 15 मेंबर स्टेट्स होंगे उनके बीच में। यूएनएससी ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइंडिंग डिसीजंस ले सकता है। इन्होंने जो भी रेजोल्यूशन पास किए हैं वो मेंबर स्टेट्स को फॉलो करने ही होते हैं, तो काफी पावरफुल संस्था है ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की लंबे समय से बात चल रही है। सन 2005 में 4 देशों का एक ग्रुप तैयार हुआ, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, जिसे G4 नेशन का दर्जा दिया गया। इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की डिमांड रखी, इंक्लूडिंग वीटो पावर। इसके अलावा इसको अपोज करने के लिए, इन 4 देशों के इस ग्रुप को अपोज करने के लिए एक और ग्रुप तैयार हुआ। इस ग्रुप का नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, शॉर्टकट में इसे कॉफी क्लब कहते हैं।
इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इनको वीटो पावर मिले। इनका उद्देश्य बस ये है कि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान को वीटो पावर या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ना मिले, तो ये अपोज करने के लिए आए हैं। इसे 1995 में बनाया गया था। अब चूंकि इंडिया डिमांड कर रहा है तो एक देश का अपोजिशन ग्रुप में होना स्वाभाविक है, एंड दैट इज पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अकेला एक ऐसा देश नहीं है इसमें, रेदर पाकिस्तान इसे लीड भी नहीं करता, इसे लीड करता है इटली। इटली के अलावा इसमें स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान तो है ही, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और टर्की भी हैं। तो ये बातें यूएनएससी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोलर हमाम के बारे में है। सोलर हमाम, जिसके जरिए हिमालयन रीजन में पानी को गर्म किया जाता है, जहां पर पानी अक्सर बर्फ बन जाता है और टेम्परेचर माइनस में भी कई बार चला जाता है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये बिना बिजली के सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर सकता है। सोलर हमाम एक एंटी फ्रीजिंग आउटलेट है। 15 से 18 लीटर पानी को आप गर्म कर सकते हैं महज 30 से 35 मिनट में। मतलब इस डिवाइस पे जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी 30 से 35 मिनट के भीतर ये 15 से 18 लीटर पानी को गर्म कर सकता है, दैट टू उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है पानी वगैरह को गर्म करने के लिए, उसमें कमी आएगी और जंगलों को कम काटना पड़ेगा। ये क्लीन एनर्जी सोल्यूशन है हाउस होल्ड्स के लिए, जहां पर अक्सर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है माउंटेनियस रीजन में। इससे फॉरेस्ट बचेंगे और महिलाओं को भी बहुत दूर दराज जाके लकड़ियों को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा। सिग्निफिकेंस ये है कि हिमालयन रीजन में हीटिंग, चाहे वो खाना पकाना हो, पानी गर्म करना हो या कोई और काम करना हो, शरीर को ही गर्मी देनी हो, तो 50% जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो लकड़ी होता है। इससे जंगलों को ऑब्वियसली काटा जाता है तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तो होता ही है। लेकिन सोलर हमाम का इस्तेमाल करके हम इसमें थोड़ी बहुत कमी तो ला ही सकते हैं। एक बार इंस्टॉल कर लिया तो इसका मेंटेनेंस न के बराबर होता है। इसे कहीं बाहर से किसी कंपनी को नहीं बनाना पड़ता। रूरल आर्टिसंस, मेनली कारपेंटर्स इसे बना देते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। सोलर हमाम को हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया था 2016-17 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में है। उनकी 71st डेथ एनिवर्सरी पर अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने और कई सारे अन्य यूनियन मिनिस्टर्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 31 अक्टूबर 1875 को नदियाद, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कई सारी अचीवमेंट्स इनके नाम हैं। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने। संविधान सभा में कई सारे महत्वपूर्ण पद इनके पास थे। कमेटी की चेयरमैनशिप इनके पास थी, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी कई सारे महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के कॉज को इंटीग्रेट किया। बारदोली सत्याग्रह में ये गए। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है चीफ या फिर लीडर। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया कि वो एक यूनाइटेड भारत का हिस्सा बन जाए। इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी बात की कि हम एकजुट होकर अगर इकट्ठा रहेंगे तो भारत को एक बेहतर भारत बना पाएंगे। इनका जो आइडियोलॉजी है वो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में भी झलकती है, क्योंकि इनकी हमेशा से इच्छा थी कि भारत सेल्फ रिलायंट बने और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इन्हें पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम था उसे वर्तमान तौर में या मॉडर्निटी के साथ इनके द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेप्रोसी के बारे में है, जिसे आप कुष्ठ रोग भी कहते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस संबंध में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्यसभा में सबमिट की। दैट्स वाई लेप्रोसी न्यूज में आया। लेप्रोसी को हांसेंस डिसीज भी कहा जाता है। ये एक क्रॉनिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। क्या होते हैं क्रॉनिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स? इसमें देखिए कई प्रकार की बीमारियां आती हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये बेसिकली कॉज्ड होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा, एक प्रकार का बैक्टीरिया जो लेप्रोसी कॉज करता है। क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे शरीर में पनपता है, इसीलिए इसका पता लगा पाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये तब पता चल पाता है जब ये शरीर को कब्जे में ले चुका होता है। कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं जब शरीर इसकी चपेट में आता है, जैसे कि स्किन पर रेड पैचेस, घाव होना, शरीर के किसी हिस्से का सुन्न पड़ जाना, फीट में जो पैर होते हैं उनके निचले हिस्से पर या सोल्स में अल्सर्स का या बड़े घाव का दिखा जाना, मसल में वीकनेस होना या वेट लॉस काफ़ी तेजी से होना। अगर इन्हें समय से ट्रीट नहीं किया गया तो ये डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं। शरीर में विरूपता आ सकती है, बॉडी पार्ट्स डैमेज दिखेंगे, नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है, हाथ और पैरों को भी,
बॉडी में सेंसेशन भी कई सारे हिस्सों में खत्म हो सकती है। तो कहने को लेकर आप कह सकते हैं कि काफी खतरनाक बीमारी है ये। इसे मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से क्योर किया जाता है, एक से अधिक दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है सरकार के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों पैसे लगाएंगे। यूजुअली इसका रेशियो ये होता है कि जो सामान्य राज्य हैं वहां पर 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकारें। जो हिमालयन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे 90% जो अमाउंट होता है वो केंद्र सरकार की ओर से जाता है, 10% राज्यों को लगाना होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। बात करें यूटीज़ की तो वहाँ पर सारा पैसा केंद्र सरकार ही लगाती है। तो ये तो मतलब हुआ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। इसके ऑपोजिट आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जहाँ पर हर जगह पे 100% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आती है। 2030 तक इसके तहत हमें हर डिस्ट्रिक्ट में लेप्रोसी को खत्म करना है। इसके लिए कई सारी स्ट्रेटजीज भी ऑप्ट की गई हैं, जैसे कि केस को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए, जो केसेस डिटेक्ट हो गए हैं उन्हें पूरी तरीके से ट्रीट किया जाए और वो किसी अन्य व्यक्ति तक ना फैले, इसका भी ध्यान रखा जाए। कई सारे इस बारे में इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एक्टिव केस डिटेक्शन एंड रेगुलर सर्विलांस। अर्बन एरिया, रूरल एरिया दोनों ही जगहों पर केसेस को डिटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। फर्दर फोकस्ड लेप्रोसी कैंपेन चलाया जाता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये कम देखे जाते हैं लेकिन खतरा तो है ही। ऐसे एरियाज में भी जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, पहुंच कर कोशिश की जाती है कि कहीं वहां लेप्रोसी के केसेस तो नहीं। इसके अलावा निकुष्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए लेप्रोसी के केसेस को हम वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फर्दर एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ग्रुप भी बनाया गया है ताकि लेप्रोसी के केसेस की जांच पड़ताल की जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल के बारे में है। मैक्स वर्स्टेपन जो कि बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने अभी फॉर्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल को जीत लिया है। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। फॉर्मूला 1 ये एक हाईएस्ट क्लास इंटरनेशनल ऑटो रेसिंग है जिसमें सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कार्स होती हैं। आपने निश्चित तौर से इन्हें मूवीज़ में या हो सकता है आपने फार्मूला कार की रेसेस भी देखी हूँ। देखिए, इसे फेडरेशन इंटरनेशनलाई ऑटोमोबाइल यानी कि FIA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, फार्मूला 1 रेस की शुरुआत तो 1950 में ही हो गई थी, लेकिन शुरू में इनका नाम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप हुआ करता था। 1981 तक इनका यही नाम था। बाद में इसे फार्मूला 1 नाम दिया गया। ग्रैंड प्रिक्स, इसमें देखिए सीरीज ऑफ रेसेस होती हैं जिन्हें ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। ये फार्मूला 1 रेस का ही एक हिस्सा है। रिवीजन करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। एज वी नो, ना तो इसमें कनाडा है और ना ही इसमें जापान है, तो ये भी गलत हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, दैट्स ट्रू। निकुष्ट ये लेप्रोसी रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। लेप्रोसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा कॉज होता है, बिल्कुल गलत है। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज्ड होता है जिसे कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। तो यहां पर यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।